मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया। वही कातिल मुस्कुराहट जिसकी तारीफ मुझे उस मुकाम पर ले आई थी। वो अब भी दीवानगी से मुझे देख रहा था। उसकी नज़रों से बचने के लिए मैंने रुख बदल लिया तो शायद वो भी संभल गया। और सुनाए, क्या हाल है आपका? कैसी गुजर रही है ये जिंदगी? शदाब ने मेरे बिस्तर पर बैठते हुए इत्मीनान भरे लहजे में पूछा। तुम सुनाओ, कैसे आ गए? मैंने साइड मेज के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए पूछा और दिल ही दिल में उसके संभल जाने का शुक्रिया अदा किया। क्या मतलब है आपका? आने की तो मैंने बकायदा इत्तला की थी। क्या मेरा कार्ड और खत नहीं मिला आपको? शदाब ने हैरानगी से पूछा। वो तो खबर मिल गई, मगर मगर क्या? मेरे आने का यकीन नहीं था। शदाब ने एक बार फिर मुझे नज़रों के हसार में लेते हुए पूछा। ये बात नहीं, वो दरअसल यहाँ का मौसम। मैं बात पूरी ना कर सकी क्योंकि वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। अच्छा, हाँ, उधर आने और जाने वाली सारी परवाज़ें मनसूख हो गई हैं, लेकिन मैं तो अपने एक ऑफिसर के साथ आया हूँ हेलीकॉप्टर में। उनको उधर एक बहुत ज़रूरी किस्म का काम था। मुझे पता चला तो मैंने उनको बताया कि आज मेरा भी उधर जाना बहुत ज़रूरी है, सर। और वो मान गए। खैर, जान को हथेली पर रख कर आना ज़रूरी तो नहीं था, तो मौसम ठीक होने के इंतज़ार कर लेते, मैंने खफा होकर कहा। इंतज़ार कुछ कम तो नहीं किया था, जो अब मौसम के नखरे भी देखता, शदाब ने मुझे देखते हुए कहा। अच्छा, मैं इतना कहकर चुप हो गई। फिर जज्बाती मालूम माहौल को बदलने के लिए पूछा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? अच्छी ही होंगी। शदाब ने मुस्कुरा कर मुझे देखा, जैसे समझ गया हो मैं कि मैं मौजू बदल रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? चार सदा कभी नहीं गए? सच्ची बात है, जब आपने खुद मिलने पर पाबंदी लगाई तो मैंने सारे रिश्तों से वक्ती तौर पर नाता तोड़ लिया और आपकी शर्त पूरी करने की तरफ मुतवज्जा हो गया। कितनी कड़ी शर्त थी आपकी! एक तो मुझे मेजर बनना था, दूसरे आपसे दूर रहना था। मेजर का रैंक हासिल करने तक आप जानती थी कि यह सब मुश्किल, बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए, मगर आपको तरस न आया। मैं ये नहीं कहता कि आपने ज़्यादती की थी, क्योंकि आपने तो ये सब मेरी बेहतरी के लिए किया था, मगर जब दिल ही उदास हो तो हर काम ही मुश्किल हो जाता है। खैर, इसके बावजूद मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। वो मुस्कुराया। वो तो ठीक है शदाब, लेकिन माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता। तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए था। क्या सोचती होंगी वो? मैंने सर्दिश की। कुछ नहीं सोचती होंगी वो, क्योंकि जब वो उदास होती हैं तो मैं उन्हें टिकट बेचकर मैस में ही बुलवा लिया करता था। और जब मैं से आज चीन से जख्मी हालत में वापस आया तो वो पूरे 2 महीने अस्पताल में मेरे पास रही थी। वैसे पिछले दिनों मैं पेशावर गया था अपने कमांडर के काम से, तब उनसे मिलना चाहता था, मगर वक्त नहीं था चार सदा जाने का। फिर फ़ोन पर इनकी खैरियत मालूम करके मैं अब्टाबाद आ गया। और ये आप मुझसे अम्मी का क्यों पूछ रही हैं? आप पर तो कोई पाबंदी नहीं लगाई थी मैंने। आप तो वहाँ जा सकती थी, या फिर इस ख्याल से आप भी वहाँ ना गई कि मुझसे सामना ना हो जाए। वो शिकवे भरे अंदाज से मुझे देखने लगा। ऐसी कोई बात नहीं, बस मूड ही नहीं बन सका वहाँ जाने का, मैंने कहा। हालांकि वजह वही थी जो शादाब ने बताई थी। छुट्टियाँ भी आप तनहा ही गुजारती होंगी। हाँ, यही मुकद्दर है। वैसे मैं आदी भी हो चुकी हूँ तनहा रहने की। मेरी बात पर शदाब ने एक नज़र मुझ पर डाली। कुछ कहना चाहा, फिर ना जाने क्या सोचकर चुप रहा। और मैंने पूछा, अरे, बातों में मुझे ख्याल ही ना रहा, इतनी सर्दी में आए हो, चाय पियोगे? या चाय से पहले मैं खाना खाऊंगा। मैंने सुबह के नाश्ते के बाद अब तक कुछ नहीं खाया, शायद मसरूफ़ रहने की वजह से, या फिर आपसे मिलने की खुशी में। मगर खाना, मैं हिचकिचाई कि कैसे बताऊं। वो क्या सोचेगा कि उसकी आमद का सुनकर भी खाना न बना सकी। मगर क्या? शदाब ने मुझे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए पूछा, और मैंने तवील सांस खींचते हुए बताया। दरअसल आज मेरी तबीयत कुछ ठीक ना थी, इसलिए कॉलेज से वापस आने के बाद बजाय खाना बनाने के मैंने ऑमलेट बनाकर स्लाइस के साथ खा लिया था। और अब सोचती हूँ तुम्हें क्या खिलाऊं। मैंने मुस्कुरा कर कहा। तबीयत को क्या हुआ था? शादाब ने बेकरारी से पूछा। हालांकि इस वक्त तो मैं उसके सामने ठीक ठाक बैठी थी। कुछ खास नहीं, बस थकन और सर्दी तो तुम देख ही रहे हो। कहाँ आदी थी मैं इस मौसम की। ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में हल्का सा दुख शामिल हो गया। शादाब ने तरफ कर मुझे देखा तो मैंने कहा, अब बताओ तुम क्या खाओगे? कुछ नहीं, दफ़ा करे चाय या खाने को। अब आप आराम करें। और मेरे बिस्तर से उठते हुए बोला। मेरे जी में आई इस वक्त मौका से फ़ायदा उठा लूँ, जल्दी से बिस्तर में घुस कर लहा मुँह तक खींच लूँ। इस तरह कम अज़ कम बस आज रात की तो शादाब के सवालों से बच जाऊंगी। मगर शादाब ने बताया वो सुबह से भूखा है, इसलिए मैंने उठते हुए कहा, तुम बैठो शादाब, अब तो मैं ठीक हूँ, तुम्हारे लिए भी आमलेट बनाकर टोस्ट सेंक लेती हूँ। ये कहते हुए मैं जल्दी से बाहर निकल आई। कमरे के साथ ही किचन का दरवाज़ा था, जिसे खोलकर मैं अंदर दाखिल हुई। सुबह और दोपहर के जूठे बर्तन यूं ही पड़े थे। मैंने फ्रिज खोलकर अंडे और डबल रोटी
निकाली, फिर गैस जलाते हुए शदाब के बारे में सोचने लगी। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर इसी खराबी और तूफानी मौसम में चला आया था। अगर खुदा ना करे उसे कुछ हो जाता तो इस बेवा माँ का क्या होता, जिसका वो अकेला सहारा था और जिसने दुख सुख कर इसकी परवरिश की थी और जिसको महज मेरी वजह से नजरअंदाज कर रहा था। लगता है आज आपने किचन की सफाई भी नहीं की। शादाब किचन के अंदर दाखिल होते हुए बोला। शायद अकेला बैठा ना गया था वो, बस मैं शर्मिंदगी की कोई वजाहत ना कर सकी। अरे आपने बताया तो था कि आज आपकी तबीयत ठीक ना थी। लाइए मैं आपके बर्तन ही साफ कर दूं। इसने सिंक के आगे खड़े होकर नल खोलते हुए मुझे देखा। इसकी आंखों में मोहब्बत की कंदीलें रोशन थी। वो जब से आया था तब से उसकी निगाहें मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थी। अरे अरे तुम रहने दो, मैंने अंडे का हमेजा फ्राई पैन में डालते हुए कहा। मगर क्यों रहने दो, शदाब ने पूछा। अब तुम क्या बर्तन साफ करते अच्छे लगोगे, मैंने ऑमलेट को पलटते हुए कहा। अच्छा तो आप इस ख्याल में रोक रही हैं कि मैं मर्द हूँ और ये काम औरत का है, यानी मर्द का कमाना और औरत का। वो हंसा अपने अंदर की पूरी खुशी के साथ। अब बातें खत्म, तुम खाना खाओ, तब तक मैं बर्तन साफ कर लूंगी। मैंने ऑमलेट प्लेट में निकालते हुए उसको देखा, जिसकी नज़रें मेरे चेहरे से हटने का नाम ही ना ले रही थी और मैं ना जाने क्यों जब्त कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबराए जा रही थी। नहीं, अब आप मेरे साथ अंदर चले, खाने में अंदर चल कर खाऊंगा। वैसे भी बर्तन अब सुबह ही साफ किए कीजिएगा, आधी रात को साफ करने की जरूरत नहीं। इसने हाथ धोने के बाद नल बंद किया और ट्रे उठाते हुए बोला। पानी की बोतल फ्रिज में से ले आइए, आजकल फ्रिज में कहाँ रखते हैं पानी, बाहर ही जम जाता है। कहते हुए मैंने बोतल उठाई और बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। बर्फबारी अब भी पूरी हो रही थी। हम दोनों अंदर आए और शदाब ट्रे लेकर बिस्तर पर बैठ गया। बूट इसने पाँव के मदद से ही उतार दिए थे। वो खाना खाता रहा और मैं सोचती रही इस मसले का हल तो शदाब की आमद से पैदा हुआ था, मगर फिलहाल कुछ भी समझ में ना आ रहा था, जबकि वो बड़े इत्मीनान से खाना खाने में मसरूफ था। वो खाने से फारिग हुआ तो मैंने अपने वाले कप में फ्लास्क से चाय डालकर उसको दी और खुद ट्रे उठाकर बाहर जाने लगी तो शदाब ने कहा, यहीं कहीं रख दीजिए, सुबह देखी जाएगी। मैंने ट्रे एक साइड पर रख दी और उधर शदाब ने चाय पीकर कप फ्लास्क के करीब रखा, फिर मेरी तरफ मुड़ते हुए बोला, आप वहाँ सर्दी में क्यों बैठी हैं, यहाँ बिस्तर में आ जाए। इसने लाभ उठाते हुए मुझे देखा। ना जाने क्यों मैं सुरख पड़ गई, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं यहीं ठीक हूँ, मैंने दिल ही दिल में दांत पीसते हुए कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इतनी नरम क्यों हो रही हूँ। ओह समझा, अब मेरी वजह से अपने बिस्तर में आना नहीं चाहती। इसने रुक कर बगौर मेरे चेहरे को देखा और फिर कहा, चलिए मैं कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। अरे लेकिन हीटर तो ऑन कीजिए, देखिए तो सही कितनी सर्दी है। वो उठते हुए बोला। वो हीटर तो खराब है, बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ किसी को घर बुलाकर दिखाऊं या खुद किसी दुकान पर ले जाऊं, मगर वक्त ना मिला। मैं झेंप कर बोली। शदाब गहरी नजरों से मुझे देखने लगा तो मैंने कहा, देखो शदाब, तुम इसी बिस्तर पर लेट जाओ। और आप? शदाब एक बार फिर मेरे रूबरू आन खड़ा हुआ। मैं अपनी दोस्त के कमरे में लेट जाती हूँ, मैंने नजर चुराते हुए कहा। लेकिन यहाँ क्यों नहीं? मैंने कोई जवाब न दिया। कहती भी तो क्या इस स्थिति में, जो अपनी मनमानी करने के मूड में था। देखिए यहाँ सोफा भी है, मैं सोफे पर लेट जाऊंगा और आप अपने बिस्तर में आराम कीजिए। वो मुझे रोकने पर बधिर था। अरे भाई, जब दूसरा कमरा है तो फिर तुम्हें बेआरामी से सोने की क्या जरूरत है, मैंने कुछ बेदारी से कहा। वो मान जो नहीं रहा था आज मेरी किसी बात को। मेरी बेआरामी के ख्याल से कह रही हैं या अपनी बेएतबारी से? उसने हंसकर कहा। कैसी बेएतबारी? मैंने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। शराब की आंखों में शिकवा मचल रहा गया, मगर उसने हमेशा की तरह जब्त करते हुए कहा, ये तो आप खुद से पूछे, वैसे क्या आपको मुझ पर इत्मीनान नहीं? वो रुका, फिर शौकी से कहा, अरे जनाब, अगर मैंने 12 साल इंतजार किया है तो मजीद चंद रातें इंतजार करने की ताकत है मुझ में। फजूल बातें मत कहो, मैंने सख्त लहजे में कहा तो शदाब ने घूर कर मुझे देखा। ये बातें ये फजूल बातें हैं, नहीं तो फिर और क्या है? मैंने लहजे की सख्ती बरकरार रखी और वो मजीद ना फैल जाए। हाँ वाकई बड़ी सालम है, इसने मेरी आंखों में देखते हुए मध्यम लहजे में कहा, यानी वो संभल गया था। मैं क्या हूँ, तुम इसको भूल कर सोने की तैयारी करो, लेकिन सो जाओ, मैंने फिर इसी लहजे में कहा। सो जाऊं? शदाब ने हैरत से मेरे अल्फाज दोहराए। हाँ, क्योंकि रात बहुत बीत चुकी है और फिर तुम्हें थकन भी होगी। मैंने कमज़ोर सा जवाब तलाश किया, मगर इसके पास मेरे हर सवाल का जवाब मौजूद था। मैंने ही वक्त ज़ाया किया था, इसके सवालों को जानते हुए भी जवाब ना सोच सकी थी। थकन तो आपको देखते ही जाती रही, शदाब ने आहिस्ता से कहा। फिर भी सोने की कोशिश करूं? मैं झिला गई। हद होती है जिद्दीपन की। नहीं, इतने साल मैंने इस रात का इंतजार सोने के लिए तो नहीं किया था। शदाब ने गहरी नज़रों से मुझे देखते हुए कहा। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का? मैं नरम होते हुए फिर सख्त हो गई। मतलब वो नहीं जो आप समझ रही हैं। वो मुस्कुराया शरारत भरे अंदाज में, बच्चों की तरह। शादाब, मैंने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। जी हाजिर हूँ। वो मेरे गुस्से से महफूज होते हुए बोला, मगर फौरन ही संजीदा हो गया।
मतलब ये है कि आज की रात सोने वाली रात नहीं है, आज की रात नींद किसी को भी नहीं आएगी। क्या आपको नींद आएगी? मैं चुप रही तो शादाब ने फिर कहा, आपको क्या मालूम, इस रात के इंतज़ार में मैंने ना जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं, कितने दिन बेचैन गुजारे हैं इंतज़ार में। बीते इन सालों की एक एक लम्हे की अज़ियत मुझे एक एक सदी जितनी महसूस हुई है। मैं अक्सर सोचता था ये इंतज़ार कभी ख़त्म भी होगा या मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा। आपकी मोहब्बत को हासिल करने के इंतज़ार में वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। मैं जिन बातों से बचना चाहती थी वो उन्हीं की तरफ आ रहा था, शायद इसलिए अब मज़ीद ज़ब्त करना इसके बस से बाहर था। वो कह रहा था, आप नहीं जानती मेरी बेताबियों को, मेरी बेकरारियों को। काश आप मेरी कैफियत को समझ सकती। मैं अगर आज तो इस तूफ़ानी मौसम की परवाह किए बगैर आया हूँ तो इसका मतलब यही है कि मुझे अब आपसे एक लम्हा की दूरी भी कबूल नहीं और मंजूर नहीं। वो बातें करते करते रुका, मुझे देखा और कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज़ बैठिए ना, आज की रात हम बातें करेंगे। इसने मेरा हाथ पकड़ लेना चाहा। मैंने तरफ कर पीछे हटते हुए कहा, अब सो जाओ शादाब प्लीज़, मुझे क्यों परेशान करते हो? इसने पूरी आंखें खोलकर मुझे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। आप भी तो मुझे परेशान करती हैं, आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? आज मुझे नींद नहीं आएगी, मेरा यकीन करें। आज तो मैं आपसे बातें करूँगा, बहुत सारी बातें, वो बातें जिनको कहने की कभी आपने इजाज़त दी और ना कभी मैं खुद आपसे कह सका। ना जाने कैसी झिझक थी जो दिल का हाल मैं पूरी तरह खोल कर आपके सामने ना रख सका। लेकिन आज अब आप मुझे रोक नहीं सकती और ना ही अब आपके कहने पर मैं रुकूंगा। इसकी आंखों में ना जाने क्या था। मैं घबरा के इन्हीं बातों से बचने के लिए ही तो मैं उसे सोने का मशवरा दे रही थी। मैं अभी बातें सुनना ही ना चाहती थी जिनका जवाब मैंने अभी सोचा ही ना था, मगर उसको देख कर लग रहा था वो मुझे आज सोने नहीं देगा। आज वो मेरी कोई बात नहीं मान रहा था क्योंकि वो हर बात का जवाब सोच कर आया था। मुझे लगा वो मुझे कमरे से बाहर ना जाने देगा, मगर कमरे में रुकना भी अच्छी बात ना थी। अब खरी सोच क्या रही है? बैठिए ना, शदाब ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। मैं समझ गई वो किसी सूरत मुझे माफ़ नहीं करेगा। आज मुझे इसके साथ बैठना ही होगा, मगर मैं बैठना भी ना चाहती थी, इसलिए सोचती रही और बहुत सोचकर एक तरकीब जहन में आई। इसके अलावा और कोई बात मान ही ना सकता था। तो मैंने कहा, शदाब बाकी बातें सुबह होंगी, कॉलेज बंद है, मैं घर पर ही रहूंगी। मगर अब क्यों नहीं? शदाब ने मेरी बात काटी। अगर मगर कुछ नहीं, जज्बाती मत बनो, असल में मेरी तबीयत ठीक नहीं, जागना मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। तुम सख्त सर्दी भी महसूस होने लगी है, इसलिए मैं आराम करना चाहती हूँ। अगर मज़ीद जागी तो बीमार ही ना पड़ जाऊँ। फिर इसका जवाब सुने बगैर तेज़ी से बाहर निकल आई। अपने दोस्त के कमरे में दाखिल होकर मैंने ना सिर्फ दरवाज़ा बंद किया बल्कि लॉक भी लगा दिया और बिस्तर ठीक करके लेट गई और अच्छी तरह लिहाफ ओढ़ लिया। बहुत देर बिस्तर से बाहर आने पर अब हकीकत में मुझे सख्त सर्दी लग रही थी, बल्कि बाकायदा कांप भी रही थी। जब किसी तरह भी सर्दी कम होने में ना आई तो मैंने उठकर नाजिया का हीटर ऑन किया, फिर एहतियात थोड़ी सी खिड़की खोलकर बिस्तर में घुस गई और सोने की कोशिश शुरू कर दी, मगर नींद आंखों से बहुत दूर थी। इतनी दूर जितनी दूर मेरे सारे प्यारे मुझे छोड़कर चले गए थे। और अब मैं थी या मेरी तन्हाई, और इस तन्हाई का हिस्सेदार बनने आज मेजर शादाब खान अफरीदी आ गया था। वो मेरे वादे के मुताबिक मेरी शराइत पूरी करने के बाद आया था और अब मैं सोच रही थी, रात तो टल गई मगर सुबह तो फिर आनी है। शादाब के सवालों का क्या जवाब दूंगी? शादाब का मोहब्बत और चाहत से लबरेज दिल आज एक बार फिर कैसे तोड़ूंगी? मगर ये सब तो मुझे करना ही होगा। दफातन मुझे खुद पर भी गुस्सा आ गया। ये आज मुझे क्या हो गया था? मैं उसके सामने कमज़ोर क्यों पड़ गई थी? वो मेरे रवैये से ना जाने क्या समझ रहा होगा। जब उसने मेरे शानों पर हाथ रखे तो मुझे उसी वक्त उसके हाथ झटक देने चाहिए थे, और ये मैं उसके लिहाज में कहने का सोच कर सुरख क्यों पड़ गई थी। हद होती है बेवकूफ़ियों की। मैंने खुद को डांटा और अगले ही लम्हे दुख से सोचा, इतने साल बाद सिर्फ एक रात अगर वो मेरे नरम रवैये की वजह से खुशगवार गुजार लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत 12 साल इसने मेरी मोहब्बत हासिल करने के इंतज़ार में गुजारे हैं और बाकी साल मुझे खोने के गम में गुजारेगा। कि आखिर जुदाई ही इसका मुकद्दर बनेगी। तो फिर अगर ये एक रात, सिर्फ एक रात, वो हसीन ख्वाब देखे हुए गुजार ले तो क्या हर्ज है? मेरी आंखें भीग गईं। पता नहीं क्यों अपने दुखों पर या शदाब के आने वाले दिनों का सोचकर अपने मुकद्दर पर तो मैं अब शाकर हो गई थी कि मिलता वही है जो मुकद्दर में लिखा होता है, और मेरे मुकद्दर ने मुझे सिवाय नए नए दुखों और अज़ियतों के दिया ही क्या था। मैं भी कैसी किस्मत लेकर इस दुनिया में आई थी। सोचती तो मर जाने को जी चाहता, भला ये भी कोई ज़िंदगी थी जो मैं गुजार रही थी। अक्सर ये चाहता था खुदा से पूछूं, आखिर ऐसा क्या जुर्म किया था मैंने जिसकी सज़ा इतनी तवील मिली थी, जो किसी तरह ख़त्म होने में ही नहीं आती थी। अगर सज़ा लंबी थी तो ज़िंदगी ही मुख्तर हो जाती, मगर लगता था ज़िंदगी सज़ा से भी ज़्यादा सज़ा साबित हुई। एक लंबी सज़ा। बहुत लंबा अरसा गुजर गया था कि कभी मैंने अपने माजी को याद नहीं किया था, मगर ना जाने क्यों आज वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने फिरने लगा था।